हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी सुमन साहू आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी की कक्षा 10 की कविता कन्यादान। कन्यादान पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये कविता आपके पाठ में आई क्यों है। कोई भी कविता अगर किसी सिलेबस में इंक्लूड की जाती है, जोड़ी जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो एक क्या बोला जाए, जो आपके जो पाठ बनाते हैं या जो क्रियान्वयन करते हैं कि कैसा सिलेबस हो, वो ये सोचते हैं कि जो भी चीज डाला जाए उससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। आप लोग जब ये कविता पढ़ेंगे कन्यादान, तब आप बहुत अच्छे से वो फीलिंग समझ सकेंगे कि लड़की, कोई भी लड़की जब अपने घर से विदा होती है तो उस समय उसके घर वालों की क्या स्थिति होती है और स्वयं उस लड़की को क्या महसूस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कविता ये जो चीज होती है ना, ये आपके मन से जुड़ी होती है, आपके भाव से जुड़ी होती है और कविता को कोई समझा नहीं जा सकता, उसको महसूस करना होता है। अगर आपको कन्यादान पढ़ना है, आपके पाठ में है, आपके सिलेबस में है, आपको इससे प्रश्न भी आएंगे, तो आपको इसको रटना नहीं है। आप ऐसे पढ़िए ही मत कि आपको लगे कि ये एक बोझ है। आप इसका आनंद लीजिए, आप इसको समझिए कि क्यों लेखक ने ये कविता लिखी, उसके पीछे उसका भाव क्या रहा होगा। उस भाव से अपने आप को जोड़िए और उसके बाद इससे जुड़े जितने भी प्रश्न आएंगे वो आप बहुत आसानी से बना पाइएगा और अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख भी पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो कविता है इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि बिल्कुल एक किसी भी कविता को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ लेने से ही उसका सार आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसका भाव नहीं समझ में आएगा। किसी भी कविता को अगर पढ़िए तो बिल्कुल उसमें डूब कर पढ़िए, इतनी तन्मयता से पढ़िए कि आपको लगे कि नहीं, इसको पढ़कर आपको आनंद आ रहा है। पढ़ने का भी अपना तरीका होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी कविता कन्यादान ऋतुराज जी ने जो लिखी है उसका मेन भाव क्या है, उसे कैसे पढ़ते हैं। कविता है हमारी, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को विदा करते हुए जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली थी, सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर रिझना मत, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हमने जब ये कविता पढ़ी तो आप देख रहे हैं कि कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं आपके मन में प्रश्न चिन्ह छोड़ते हैं। प्रश्न चिन्ह क्या, कि लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या ये मुमकिन है? किसी लड़की के लिए मुमकिन है कि वो लड़की है, एक स्त्री है, वो स्वयं को छुपा पाए, दुनिया को ये देखने से रोक पाए कि नहीं मैं स्त्री नहीं हूँ? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तब माँ ने ऐसा क्यों कहा कि तुम लड़की हो पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? सोचिए, इस कविता की पंक्तियों को, उसके भाव को समझिए कि माँ ने ऐसा कहा होगा, उसके पीछे कितनी बड़ी चीज होगी, है ना। हम हर पंक्ति को अच्छे से देखेंगे और उस हर पंक्ति से हम लोग भाव देखेंगे। उसके बाद जो कवि का जो मेन मूल है, जो कवि मेन मुख्य रूप से जो कहना चाहते हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, ये चीज आप लोग अंत तक बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। कवि पहली पंक्तियां कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? लड़की को विदा कौन करता है? उसके परिजन, उसके माता पिता। एक माँ के लिए उसकी बेटी कैसी होती है, आप खुद सोचिए। आप बच्चे हैं, आप में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अपनी माँ के साथ स्कूल से घर जाती हैं, माँ के साथ क्या डिस्कस करती हैं? बहुत सारी बातें, आज स्कूल में ये किया, वो किया, आज ऐसे पढ़ा, आज ये हुआ। अब माँ से ये सारी बातें करती हैं और माँ वो सारी बातें उतनी ही ध्यान से, उतनी ही मन लगाकर सुनती हैं जितने ध्यान से आपने वो चीजें अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में की होंगी। आप सोचिए कि एक माँ के पास कितना ज्यादा प्रेम, सानिध्य, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है कि बिल्कुल तन्मयता से आपको सुन रही हैं, जबकि उनको वो जिंदगी नहीं जीना,
उनको आपके साथ स्कूल में जाकर उन लोगों को हर दिन वो देखती भी नहीं है, लेकिन वो सुनती है ना। क्यों? क्योंकि माँ आपकी सबसे ज्यादा पक्की सहेली, आप मान सकते हो और आप मानिए ना मानिए, लेकिन वो माँ आपको अपनी पक्की सहेली मानती ही है। उसमें किसी भी तरह का शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। उस माँ को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसके लिए क्या हैं। सोचिए, उस परिस्थिति में जब वो किसी दूसरे घर, दूसरे शहर से आए हुए, दूसरे देश से आए हुए लोगों को आपको सौंपती है, तब उस माँ को कितना दुख होगा। और वो दुख, क्या उस दुख का कोई प्रमाण वो दे पाएगी आपको या समाज को, या उस शादी में, उस विवाह के अवसर पर जितने भी लोग आए हैं, वो क्या देखेंगे? विवाह का आयोजन, लड़की के लिए कैसे लड़के का चुनाव हुआ है, शादी कैसी है, पार्टी कैसी है, वो देखेंगे। पर उस माँ का दुख वो माँ कैसे दिखाएगी? वो कहीं नहीं दिखता। उसके आंसुओं में रहता जो जरूर है, पर उसकी हंसी, वो हंसी जो आपकी खुशी के लिए, आपके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए है। आप सोचिए कि उन सारी चीजों को संभालते हुए वो माँ क्या अपने प्रेम का प्रमाण दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, वो तो स्वयं से प्रमाणित है। उसके लिए अलग से आपको कुछ भी देने की, दिखावा करने की, महसूस कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कवि की पहली पंक्तियां क्या है? कितना प्रामाणिक था उसका दुख एक लड़की को दान में देते वक्त, कि जैसे लड़की उसकी अंतिम पूंजी हो। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि लड़की को अंतिम पूंजी क्यों कह रही है? जो माँ है अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कह रही है? क्योंकि मैंने अभी बोला कि माँ बेटी का संबंध आप सोचिए कैसा है, इतना घनिष्ठ प्रेम। आप युवा हैं, मान लीजिए कोई भी युवा युवती प्रेम में पड़ते हैं, तो वो प्रेम कैसा होता है? मतलब आप अभी मिले, 2 महीने, 4 महीने, 10 साल, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रेम जिसमें आप लोग एक दूसरे से खोजते हैं कि हाँ भाई, तुम भी मेरे लिए इतना करो, मैं भी तुम्हारे लिए इतना करूं। पर क्या माँ के साथ आपकी कोई ऐसी प्रामाणिकता होती है? ऐसा कुछ बंधन होता है कि माँ चाहती है कि बेटी तुम मेरे लिए ये करो तो तभी मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी? ऐसा कुछ नहीं चाहती। तब सोचिए कि वहां तो कोई बंधन ही नहीं है। उस बंधन के परे प्रेम में आप ही माँ की असली पूंजी होती है, अपनी बेटा बेटी जो हो। लेकिन चूंकि यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं कन्यादान में हम लोग जानते हैं हमारे भारत की परंपरा है, रीति रिवाज है, जो सदियों से अभी तक चली आ रही है कि बेटी को विवाह के पश्चात दूसरे के घर जाना है। और इसे हमने क्या नाम दिया है? कन्या का दान करना। जिस तरह हमने पढ़ी हुई है, बहुत अपने क्या बोले, बहुत चर्चित कहानी है गोदान, आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि गाय के दान के बारे में बात हो रही है। सोचिए हम दान किन चीजों का करते हैं? दान हम उन चीजों का करते हैं जिसे शायद हमें जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है कन्या के दान की, उस वस्तु के दान की जो आपके सबसे प्रिय है, आपके करीब है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं, कवि इसलिए लिख रहे हैं कि वो आपकी अंतिम पूंजी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे आगे की पंक्तियां और देखेंगे कि किस तरह कवि ने हर पंक्ति में ये बताया है कि क्यों लड़की हो और लड़की जैसी दिखूं मैं। ठीक है, हम लोग आगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए डिजिटल का प्लेटफॉर्म और देखिए, सीखिए, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू।